तो आज पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशंस। तो लास्ट लेक्चर में देखा था क्योटो प्रोटोकॉल COP3, जिसमें जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन द ग्रीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म एंड एमिशन ट्रेडिंग। तो जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन क्या था, जिसमें दो कंट्रीज आपस में टारगेट रखती हैं, और जैसे 20% का एक कंट्री ने टारगेट रखा, दूसरी कंट्री ने 25% का। जिसने ज़्यादा अचीव किया तो वो फर्स्ट कंट्री को, जिसने कम अचीव किया वो फर्स्ट कंट्री, जिसने कम अचीव किया वो सेकेंड कंट्री को अपना फंड देगी। एंड द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में क्या है, इसमें सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन देखा जाता है। एंड थर्ड क्या है, इमिशन ट्रेडिंग। इसमें क्या होता है कि बहुत सारी कंट्रीज मिलकर कोलैबोरेट करती हैं, जिससे एक कंट्री पे बर्डन नहीं पड़ता है। COP16 देखते हैं, कैनकुन समिट। पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो COP16 देखते हैं, कैनकुन समिट्स टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म, जिसमें ये मतलब लिस्ट डेवलप कंट्रीज़ या एनी अदर कंट्रीज़ को हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे हम ग्रीन इमिशन को कम कर सकें। एंड सेकंड है ग्रीन क्लाइमेट फंड। तो इसमें वर्ल्ड बैंक सर्व एज अ ट्रस्टी, एंड द ग्रीन क्लाइमेट फंड विल सपोर्ट प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम्स, policies and other activities in developing country party to adopt to climate change. The fund will be governed by the Green Climate Fund Board. जो इसमें फंड दिया जाता है, गवर्न किया जाता है ग्रीन क्लाइमेट फंड बोर्ड के द्वारा। एंड अडाप्टेशन फंड क्या है, इसमें ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड्स एज अ सेक्रेटेरिएट एंड द एस्टेब्लिश टू फाइनेंस कंक्रीट अडाप्टेशन projects and programs in developing country. Parties to the Kyoto Protocol particularly vulnerable to the adverse effect of climate change, and the adaptation fund is financed from the shares of proceeds amount to 2% of a certified emission reduction issued for a clean development mechanism project activities. And COP21 देखते हैं, जो 2016 में हुई थी, पेरिस एग्रीमेंट टू कर्टेल द राइज ऑफ global temperature this century below 2 degrees Celsius above pre-industrial level, and also pursue efforts to limit the increase to 1.5 degree Celsius। मतलब इसमें 2 डिग्री प्री इंडस्ट्रियल लेवल का वो था ग्लोबल टेम्परेचर, कि 1.5 डिग्री सेल्सियस जिसका ज़्यादा हो रहा है तो उसके लिए लिमिट करना है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक। द एग्रीमेंट टॉक्स अबाउट द targets. The first target is the carbon dioxide emission reduction by 20%, and second target is work on increasing the renewable energy market shares by 20%, and third target is to increase energy efficiency by 20%. तो developed countries have committed $100 billion a year। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे वो एमिशन रिडक्शन नहीं कर पा रही हैं अपना, तो वो जो इमिशन रिडक्शन कर रही हैं जो कंट्रीज़, उनको $100 बिलियन का फंड प्रोवाइड कराएंगी पर ईयर। एंड तो नेशनली नेक्स्ट देखते हैं, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। It is the contribution that need to be done by each individual country to achieve the overall global goal। मतलब इसमें एक कंट्रीब्यूशन है जो ईच इंडिविजुअल कंट्री के द्वारा टू अचीव करना है ग्लोबल गोल को, ओवरऑल ग्लोबल गोल को। द कंट्रीब्यूशन नीड टू बी रिपोर्टेड एवरी ईयर 5 ईयर टू UNFCCC। तो कंट्रीब्यूशन आर नॉट लीगली बाइंडेड। जो ये कंट्रीब्यूशन है वो लीगली बाइंडेड नहीं है, ठीक है। द गोल इज टू मेक श्योर दैट ऑल कंट्रीज हैव एक्सेस टू टेक्निकल एक्सपर्टीज एंड फाइनेंशियल कैपेबिलिटी टू मीट द क्लाइमेट चेंजेस। तो COP25 देखते हैं, जो 2019 में हुई थी मैड्रिड में। द प्राइम ऑब्जेक्टिव था इस COP25 का, prime objective of the conference is to complete the rule book to the 2015 Paris Agreement that will become effective in 2020 to replace the 1997 Kyoto Protocol come to an end in 2020। मतलब इसमें जो कंप्लीट होने वाली थी 2015 की पेरिस एग्रीमेंट का जो रूल बुक थी, वो will become effective in 2020 को रिप्लेस करने वाली थी 1997 को, तो come to end in 2020। The issues like the creation of
new carbon markets, and the second is the emission reduction targets, third is the countries individual targets. The rule book under the Paris Agreement could not be finalized due to some reasons. वियना कन्वेंशन से क्या है, फ्रेमवर्क फॉर द इंटरनेशनल एफर्ट टू प्रोटेक्ट द मतलब ओजोन लेयर, मतलब इसमें क्या है, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना, जिससे बहुत हार्मफुल डिजीज़ हम लोगों को होती हैं। जैसे अभी एक ओजोन होल के बारे में न्यूज़ थी, तो उसको तो खैर प्रोटेक्ट कर लिया गया है, बट इसमें ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है वियना कन्वेंशन में। इट डज नॉट इंक्लूड लीगली बाइंडिंग रिडक्शन गोल्स फॉर द यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। लीगली बाइंडिंग नहीं है रिडक्शन गोल्स फॉर द यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। Monetary protocol on substances that deplete the ozone layer was designed to reduce the production and the consumption of ozone depleting substances, and it gives different timetable or developing and developed countries। मतलब ओजोन जो डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं इसको रिड्यूस करने के लिए प्रोडक्शन को, तो इसके डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए अलग अलग टारगेट मतलब अलग अलग टाइम टेबल हैं। इट हैज़ successfully curbed the 98% production of chlorofluorocarbons and other ozone depleting substances, and significantly contributed to the repair of the ozone hole। नेक्स्ट देखते हैं किगाली एग्रीमेंट, जो इसका अमेंडमेंट किया गया है, लेटेस्ट अमेंडमेंट टू द मॉनेटरी प्रोटोकॉल एंड 2016 में। पर द एग्रीमेंट दीज कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द मैन्युफैक्चर and use of the hydrofluorocarbon by roughly 80 to 85% from their respective baselines till 2045. It is a legally binding agreement between the signatory parties with non-compliance measures। मतलब जो ये एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है और इसको 80 to 85% रिडक्शन करना है एज अ रिस्पेक्टिव बेसलाइन टिल 2045 तक। द टेक्नोलॉजी एंड एनर्जी असेसमेंट पैनल will take a periodic review of the alternative technologies and products for their energy efficiency and safety standards। नेक्स्ट देखते हैं अभी। सॉरी, मैंने कॉप 26 नहीं देखा था, तो उसको अभी देख लेते हैं। तो इंडियाज़ कमिटमेंट टू अचीव नेट जीरो एमिशन बाय 2070 is akin to not just walking the talk on the climate crisis but running the talk। At the 26th Conference of Parties, COP26 कहाँ पे हुई है? ग्लासगो यूके में। एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी declared a five-fold strategy term as the Panchamrita to achieve this feat। These 5 points includes, क्या क्या है 5 पॉइंट देखते हैं। जो कॉप हमारी 26 ये यूके ग्लासगो में हुई थी, नेट जीरो एमिशन इसका टारगेट रखा गया 2017 तक हमें अचीव करना है। तो इसको पंचामृता कहा गया है। तो हम देखते हैं पंचामृता में 5 हमारे पॉइंट्स दिए गए हैं। तो इंडिया विल गेट इट्स नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी टू 500 गीगावाट बाई 2030। ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया विल मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाई 2030। थर्ड है इंडिया विल रिड्यूस द टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन इमिशन बाई 1 बिलियन टन्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स टिल 2030 तक। मतलब इंडिया 1 बिलियन टन्स कार्बन इमिशन को रिड्यूस करेगा कब तक? 2030 तक। फोर्थ पॉइंट है बाय 2030 इंडिया विल रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी बाय लेस देन 45%। ठीक है।
तो 5 नंबर देखते हैं। सो बाय द ईयर 2070 इंडिया विल अचीव द टारगेट ऑफ नेट जीरो। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या सॉरी ये किगाली एग्रीमेंट है जो मैंने आपको पढ़ाया था, ये ना गर्मी से पढ़ाया था। किगाली एग्रीमेंट में एक और वही मैंने पढ़ाया था मॉनिटरी प्रोटोकॉल को, इसको दोबारा लेटेस्ट अमेंडमेंट किया गया है 2016 में। इसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को 80 to 85% 2045 तक अचीव करना है। इट्स अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आर रेड एंड रेड प्लस। तो REDD का फुल फॉर्म देखते हैं, रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन इज द ग्लोबल endeavor टू क्रिएट एन एनवायरमेंट। तो इंसेंटिव फॉर डेवलपिंग कंट्रीज टू प्रोजेक्ट, मतलब जो डेवलप्ड कंट्री हैं जैसे इमिशन रिड्यूस नहीं कर रही हैं तो वो एफॉरेस्टेशन के लिए जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो मतलब रिडक्शन कर रही हैं इमिशन रिडक्शन, उनको फंड प्रोवाइड करेंगी, इंसेंटिव देंगी, ठीक है। फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, द रेड प्लस क्या है? रेड प्लस है एज अप्रोच incorporates important benefits of livelihoods improvement in biodiversity conservation। इसमें livelihoods के लिए भी है ये रेड प्लस, सॉरी रेड एंड फूड सिक्योरिटी ऑल्सो, फूड सिक्योरिटी सर्विस के लिए भी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ये कन्वेंशन जो रिड्यूसिंग मिशन फॉरेस्ट रिड्यूसिंग मिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट, ये लिवलीहुड के लिए भी है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड फूड सिक्योरिटी सर्विस ऑल्सो। तो एंड थैंक यू। एंड मैं आज से ये सारी कन्वेंशंस कंप्लीट हो चुकी हैं। तो मैं अब नेक्स्ट लेक्चर में इन सारी कन्वेंशंस के क्वेश्चंस मैं PYQ प्रोवाइड कराऊंगी। एंड थैंक यू सो मच।